साहिल के कहने पर सौम्या ने एक एक करके पिछले 2 दिनों के बारे में सब कुछ याद किया, लेकिन उसे अपने पेंडेंट के बारे में बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब वह अपने घर से निकली थी तब उसके गले में पेंडेंट था, उसे इतना तो याद था। लेकिन फिर वो रास्ते में गिरा या निखिल के रूम पर गिरा या उसके बाद कहीं गिरा, उसे जरा भी याद नहीं था। सौम्या सोच सोच के परेशान होने लगी तो साहिल बोला, अब छोड़ो और ज्यादा सोचो मत, गिरा होगा कहीं, जिसको मिलेगा उसका भला होगा, तुम भूल जाओ उसे। अब जब मैं तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें दूसरा पेंडेंट दे दूंगा, बिल्कुल वैसा ही। तुम सोच लेना कि मैंने पहला दिया ही नहीं था। कहते हुए साहिल हंसने लगा। सौम्या अभी भी अपना ध्यान पेंडेंट से नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पेंडेंट ऐसी जगह ना गिरा हो जिससे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो। लेकिन वो साहिल को भी नहीं बता सकती थी, इसलिए बस चुपचाप हाँ हूं में जवाब देती रही। जब साहिल से बात खत्म हुई तो फोन रखने के बाद सौम्या सोचने लगी कि एक बार निखिल से फोन करके पूछ लेती हूँ, कहीं उसके रूम पर तो नहीं है मेरा पेंडेंट। लेकिन काफी समय हो चुका था तो सौम्या को इतनी रात गए निखिल को कॉल करना ठीक नहीं लगा। सौम्या एक बार वापस सारी चीजें शुरू से याद करने लगी और फिर ये सोचकर सो गई कि सुबह उठकर निखिल से पूछ लेगी। सुबह उठकर उसने जब निखिल को कॉल किया तो निखिल को भी अपना पेंडेंट ढूंढने के लिए कहा, लेकिन निखिल बोला, उस दिन मैंने पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई की थी जिससे कोई सबूत ना रह जाए। तब मुझे तुम्हारा पेंडेंट कहीं भी नहीं दिखा था। इनफैक्ट मैंने तो देखा ही नहीं कि वो था कैसा, हो सकता है ट्रेन में ही कहीं गिर गया हो। निखिल की बात सुनकर सौम्या सोचने लगी, ट्रेन में गिर गया हो तो ही सही रहेगा, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब सौम्या कर भी क्या सकती थी, इसलिए बस तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। रास्ते में वैशाली को भी उसने अपने पेंडेंट के बारे में बताया, लेकिन वैशाली को भी ठीक से याद नहीं था कि उसने लास्ट टाइम सौम्या के गले में वो पेंडेंट कब देखा था। वैशाली बोली, अब छोड़ यार, देख जो होना था वो हो चुका है और आगे भी जो होना होगा वो होगा ही। तू फालतू टेंशन मत ले। अगर ये बात खुलकर साहिल के सामने ही आनी होगी तो वो किसी न किसी रूप में आ ही जाएगी। जरूरी नहीं है कि तेरे पेंडेंट की वजह से ही साहिल को सुमित के मर्डर का पता चले। जितना सोचेगी उतनी ज्यादा टेंशन होगी तुझे, इसलिए तू बीते 2 दिनों को भूल जा और सोच ले कि जैसे अपनी लाइफ में वे 2 दिन आए ही नहीं थे। हाँ, जब कोई प्रॉब्लम सामने आएगी तब की तब देख लेंगे। अभी ज्यादा सोचने से भी हम लोग कर तो कुछ नहीं पाएंगे, फालतू टेंशन और होती रहेगी। वैशाली की बात सौम्या को भी सही लगी और सौम्या बोली, हाँ कह तो तू सही रही है, चल छोड़, भूल जाते हैं। जितना सोचेंगे उतना डरेंगे और डर के मारे कहीं ऐसा ना हो कि अपने मुंह से ही सब कुछ बयान कर डाले, इसलिए नॉर्मल ही रहना होगा हम सबको। सौम्या की बात सही थी, वैशाली भी यही बोली। हाँ, यही तो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही थी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और बाकी सारी बातें भूल जा। वैसे भी तेरी और साहिल की शादी को बस 1 महीना बचा है, इसलिए खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां कर। सौम्या एक ठंडी सांस भरते हुए बोली, हाँ यार, कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। बातें करते करते दोनों अपने कॉलेज पहुंच गई। धीरे धीरे दिन निकलने लगे और बात आई गई हो गई। जब काफी दिनों तक सुमित के बारे में कोई न्यूज सुनने को नहीं मिली तो सौम्या, वैशाली, ऋतु और निखिल चारों लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और बिल्कुल नॉर्मल रहने लगे, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तभी एक दिन अचानक न्यूज में खबर आई कि नाले की सफाई करते वक्त एक 20-21 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली है, जिसकी अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई। खबर देखकर निखिल परेशान हो गया। उसे लगा अगर इसकी पहचान खुल गई तो फिर केस सुलझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसके पिता इसके साथ हुई वारदात का पता लगाने के लिए कोना कोना छान मारेंगे। दिल्ली के सारे अधिकारी उनके इशारों पर काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि पुलिस विभाग भी उनके अंडर में होगा। ऐसा सोचते हुए निखिल को थोड़ी घबराहट सी होने लगी, लेकिन फिर अगले ही पल खुद को ये समझाते हुए उसने आने वाले समय के लिए तैयार कर लिया कि जो हो चुका है, जब वह नहीं बदल सकते तो जो होने वाला है उसके बारे में भी अभी से क्या सोचना। जब बात खुलेगी तो सबसे पहले उसी का नाम आएगा और ऋतु बच जाएगी। इतना ही बहुत है उसके लिए। तो निखिल ने न्यूज देखकर ज्यादा कुछ नहीं किया, अपनी लाइफ में ऐसे ही बिजी रहा जैसे सब नॉर्मल चल रहा है।
और ना ही उसने वैशाली, सौम्या और रितु को कुछ भी बताया। लेकिन वो हर समय इस केस से जुड़ी हर जानकारी बड़े गौर से सुनता। जब छानबीन शुरू हुई तो सुमित की पहचान भी खुलकर सामने आ गई। और जब मीडिया वालों को ये पता चला कि सुमित दिल्ली के बड़े पॉलिटिशियन दीवान साहब का बेटा है, फिर तो हर चैनल पर, हर न्यूज़पेपर में सुमित के केस की जानकारी सबसे पहले दिखाई जाने लगी। और पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों पर इस बात का दबाव बनाया जाने लगा कि जब पॉलिटिशियन के बच्चे ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता की सुरक्षा कैसे संभव है। इसी सब दबाव के कारण पुलिस विभाग भी अपनी तरफ से सुमित के साथ हुई वारदात का खुलासा करने के लिए पूरी तरह से जुट गया। सुमित का केस उस एरिया के एसपी को सौंपा गया था जिस एरिया में वो नाला पड़ता था। अब अक्सर कर न्यूज चैनल वाले उस एसपी का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते। एक बार ऐसे ही एक इंटरव्यू में निखिल को पता चला कि सुमित की डेड बॉडी के पास एक लॉकेट मिला है जिस पर 2 एस बने हुए हैं। उसे ध्यान से देखकर भी ये नहीं कहा जा सकता था कि वो सुमित का ही लॉकेट था या किसी और का, क्योंकि सुमित का नाम भी एस से ही शुरू होता था। लेकिन उसमें 2 एस देखकर थोड़ा शक इस तरफ भी जा रहा था कि हो सकता है ये लॉकेट सुमित का ना होकर मारने वाले का हो। अब मारने वाला लड़का था या लड़की, वो तो इस लॉकेट की पूरी जानकारी निकालने के बाद ही पता चलेगा। न्यूज में ये सब सुनकर निखिल का सिर चकरा गया। उसे सौम्या का खोया हुआ पेंडेंट याद आ गया। निखिल ने सौम्या का पेंडेंट देखा नहीं था, लेकिन जब सौम्या ने अपने पेंडेंट के बारे में पूछने के लिए निखिल को फोन किया था, तब उसने बिल्कुल ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दिया था जैसा कि टीवी पर दिखा रहे थे। निखिल को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये पूरी इंफॉर्मेशन सौम्या को दे या नहीं। आगे क्या होगा इस पेंडेंट के मिलने से,